ज्ञान आकाश तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी। विश्वास जगाकर मन में बढ़ते रहो आगे हर सुबह, क्योंकि यही मेहनत अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। पुस्तकों ने जीवन का वो सबक ना दिया जो जिंदगी के संघर्ष ने दिया। जीवन के संघर्ष हमें जीवन में अनुभव देते हैं और यही संघर्ष जीवन का आधार बनते हैं। अभिमान कहता है कि हमें जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है, पर अनुभव ये कहता है कि समय आने पर धूल के एक कण की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए समय कैसा भी हो उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन समय का ज्ञान लेना उपयोगी होता है। आइए देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बृहस्पतिवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हम अनुभव से जो कुछ भी सीखते हैं वो किसी भी विद्यालय में नहीं मिलता, अर्थात जीवन की परिस्थितियां हमें जो सिखाती हैं वो कहीं और से हम नहीं सीख सकते। जब हम अपने विचारों में अपने कर्मों का तालमेल बना लेते हैं, अर्थात अपने विचारों के अनुसार कर्म करने लगते हैं, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सकारात्मक विचार ही हमें कर्म करने के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखिए और इसके लिए अति उपयोगी होता है अच्छे विचारों को सुनना और उन्हें अपने जीवन में धारण करना। अर्थेन भेषजं लभ्यं आरोग्यं न कदाचन, अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः। धन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। इसी प्रकार धन से बड़े बड़े ग्रंथ लिए जा सकते हैं, परंतु ज्ञान तो प्रयत्न और परिश्रम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। Money can fetch you medicine, not health. Similarly, through money you can buy voluminous books, but knowledge can be acquired only through sustained efforts and hard work. किसी भी कार्य को करने के पीछे कारण विद्यमान होता है और यही कारण प्रयोजन के रूप में सभी शास्त्रों में उल्लेखित है। इसी क्रम में काव्यों में भी प्रयोजनों को हम सभी को जान लेना चाहिए कि कैसे काव्य कल्याण को देने वाले होते हैं। तो आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा में काव्यों के प्रयोजन के संदर्भ में देखते हैं हमारी सहयोगिनी निधि की ये विशेष रिपोर्ट। सहस्र शताब्दियों से अपनी विविध कलात्मक रचनाओं से सभी जनमानस को प्रेरित करने वाले भारतीय शास्त्र की रचना सभी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किए गए। इसी क्रम में काव्यों की रचना भी विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई। काव्य रचना के पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी वेदांत इत्यादि दार्शनिक ग्रंथों की भांति अपने काव्यों के उद्देश्यों में भी मोक्ष और परमानंद का उल्लेख किया। आश्चर्य का विषय यह है कि काव्य ग्रंथों से भी परमानंद सत्ता स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग और कारण आचार्यों द्वारा बतलाए गए हैं। इसी क्रम में भरत मुनि, भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ जैसे आचार्यों ने अपने अपने लक्षणात्मक काव्य ग्रंथों में काव्य के प्रयोजनों अथवा उद्देश्यों का उल्लेख किया है। काव्य की रचना दो दृष्टियों से हमें प्राप्त होती है। पहली पढ़ने वाले पाठक की दृष्टि से और दूसरी लिखने वाले कवियों की दृष्टि से। भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत ग्रंथ परंपरा के प्रथम आचार्य के रूप में स्थापित भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित काव्य का प्रयोजन है दुखार्तानां, श्रमार्तानां, शोकार्तानां, तपस्विनां।
विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात काव्य दुखी, थके हुए और शोक संतप्त लोगों को आराम और शांति देने वाला होता है। यह उन लोगों के लिए विश्राम प्रदान करता है जिन्हें कष्ट, परिश्रम या दुख है। वहीं आचार्य भामह द्वारा काव्य को क्यों पढ़ें तथा उससे होने वाले सकारात्मक परिणाम के दृष्टिकोण के विषय में भी विस्तार से बताया गया है। भामह कवि कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों और सभी कलाओं में निपुणता लाती है। साथ ही कीर्ति और प्रीति आनंद को भी प्रदान करने वाली होती है। इसके साथ ही मम्मट आचार्य ने भी काव्य के लिए कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेतर रक्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। अर्थात काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन तत्काल और अलौकिक आनंद की अनुभूति है। पाठक काव्य में लीन होकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है, जिसे ब्रह्मानंद के समान अनुभूत विषयों में बतलाया गया है। इसके साथ ही काव्य रचना से कवि को यश और धन की प्राप्ति हो सकती है। काव्य व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करने वाला होता है और व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान प्रदान करता है। काव्य के द्वारा दुखों और अमंगलों का नाश होता है। काव्य कांता के समान मधुर और सरस शैली में उपदेश देता है, जो सुनने वाले को सहज ही ग्राह्य होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में काव्य के प्रयोजनों से यह सिद्ध होता है कि क्षणिक मात्र जीवन की सफलता और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में काव्य ग्रंथ अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। लिखने वाले लेखक की दृष्टि से और पढ़ने वाले पाठक की दृष्टि से काव्य कई सकारात्मक प्रभावों को देने वाला है। काव्य पढ़कर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है और कवि को लिखी गई रचनाओं से यश प्राप्त होता है। मानसिक शांति और आत्मचिंतन को बढ़ाने में भी काव्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। काव्य परंपरा के अद्भुत ग्रंथों से मानवीय चेतना भी प्रभावी तरीके से कार्य कुशलता को संवर्धित करती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। अनुभव हमारे भविष्य के लिए आधार बनते हैं, उसे संभालते हैं। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर को संभालती है, रीढ़ हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण भाग है। आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। इसको मनाने के पीछे उद्देश्य है कि शरीर में स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के महत्व को सभी समझें और कौन से वो कारक हैं जिनसे रीढ़ की समस्याएं होने का खतरा बढ़ता है, उसके विषय में जागरूकता बढ़ाई जाए। आइए देख लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि अपनी रीढ़ को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। रीढ़ की समस्याएं काफी लोगों को प्रभावित करती हैं। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ के महत्व और इससे संबंधित बीमारियों से बचाव के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पाइन डे यानी विश्व रीढ़ दिवस। रीढ़ और जोड़ों की समस्याएं बढ़ती उम्र में काफी देखी जाती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में बच्चे और किशोर साथ ही युवा भी रीढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए शारीरिक निष्क्रियता और अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित कारक जिम्मेदार हैं। आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। हर साल की तरह इस साल का भी एक थीम है, वी सिस्ट इन योर स्पाइन। जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी, ये शरीर का एक वो लचीला अंग है जो मूवमेंट में सहायता करती है। इस पे जो दाएं बाएं मुड़ते हैं, एक जगह खड़े होकर गोल घूम जाते हैं, दाएं देखते बाएं देखते ऊपर नीचे देखते, ये सारे संभव स्पाइन के मूवमेंट से होती है। तो स्पाइन बहुत ही खास स्ट्रक्चर है और स्पाइन का सबसे अधिक महत्व है। स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन का एक्सटेंशन है नीचे तक। हर एक लेवल पे ये स्पाइन नर्व्स निकलती दोनों तरफ से, स्पाइनल नर्व्स जो हमारे भुजाओं को
पेट को, पीठ को, पैरों को, हर अंग को ये नर्व सप्लाई पहुंचाती है। इससे मतलब सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। टिश्यू हेल्थ भी डिपेंड करती है न्यूरल सप्लाई पे। रीढ़ हमारे शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक रहती है। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से बनी होती है। रीढ़ ऊपर से नीचे तक कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है। कभी कभी अचानक चोट लगने से या किसी अन्य कारण से ये वर्टिब्रे या डिस्क अपनी जगह से खिसक सकती है और इसी कारण से रीढ़ की हड्डी को क्षति हो सकती है। कई बार रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटने की संभावना भी होती है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे रीढ़ को क्षति हो सकती है। आजकल रीढ़ की समस्याएं काफी आम हैं और इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। स्पाइन की सबसे कॉमन, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बैक पेन। अब बैक पेन कई वजह से होती है। सबसे खास आमतौर पे बैक पेन जो होती है वो बोन पे माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एक्सट्रीम बेंडिंग, एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सट्रीम बैकवर्ड बेंडिंग जब होता है तो बोन की जो झेलने की क्षमता उससे बाहर होती है ये फोर्सेस। इससे क्या होता है? माइक्रो फ्रैक्चर्स डेवलप होती है। ये माइक्रो फ्रैक्चर्स फिर बॉडी लिविंग टिश्यू है, हील भी होती रहती है, लेकिन अगर हीलिंग और टेयर में अगर बैलेंस ना हो तो क्या होता है कि टेयर का मात्रा बढ़ जाता है। धीरे 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 जाके वो परमानेंट बैक के पेन का कारण बनता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस। फिर स्लिप डिस्क है जो बैक पेन का, स्पाइन का ही समस्या का अंग है। थोड़े से एल्डरली लोगों के होते हैं आपके स्पाइन फ्रैक्चर्स। बहुत बुजुर्गों को तो चलते चलते भी जरा सा खांसी आई उससे भी टूट सकती है। हाँ, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं उसको। कंप्यूटर व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, शारीरिक सक्रियता में कमी, गलत पोस्चर यानी गलत तरीके से बैठकर काम करना, अधिक वजन या मोटापा, मानसिक तनाव, कोई रोग, रीढ़ की चोट, रीढ़ की हड्डी का टूटना, डिस्क का खिसकना यानी स्लिप डिस्क, इन कारणों से रीढ़ में समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी में असहनीय पीड़ा व दर्द होता है और फिर शरीर का हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। शुरुआती अवस्था में लक्षण गर्दन, पीठ या कमर के दर्द, हाथ या पैर के सुन्न होने के रूप में उभर सकते हैं। उठते ही पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने का लक्षण हो सकता है। गंभीर स्थिति में मेरुदंड व कूल्हे के जोड़ में अकड़न बढ़ने के कारण उठने, बैठने और अचानक मुड़ने में समस्या हो सकती है। स्पाइन को हम हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें, उसके लिए जो खूब ज़रूरी है उसका लचीलापन को बरकरार रखें। अब लचीलापन का यह मतलब नहीं कि हम एक्सट्रीम मूवमेंट करें। हाँ, जो बॉडी को पेन दिए बगैर जो रेंज है, जो मैक्सिमम रेंज है, वो अचीव करके रखें हमेशा के लिए। लंबर मसल्स को भी, जो एक्सटेंसर मसल है उसको हमेशा उसका टोन अच्छा रखना होता है। बहुत एक पोस्चर पे बहुत देर रहने से उस एक तरफा घिसाव उत्पन्न होता है, जिससे फिर नसों पे दबाव होता है। बेसिकली स्पाइन ऑफ हेल्थ में अच्छा प्रोटीन, अच्छा कैल्शियम, विटामिन डी और एडिक्वेट लोडिंग, ना अंडरवेट भी ना हो और ओवरवेट भी ना हो, ठीक है, एंड बहुत सेडेंटरी लाइफ ना हो। हाँ, मतलब एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी ना हो, बट एडिक्वेट एक्टिविटी ज़रूरी है स्पाइन हेल्थ के लिए। इसकी बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इसकी बोन की डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, तभी वो अच्छा से काम करता है। रीढ़ की हड्डी में समस्या हो तो इसे कभी भी नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं। रीढ़ की हड्डी के किसी भी तरह के रोग का उचित इलाज सही परामर्श से होना चाहिए। नियमित व्यायाम और सही पोषण रीढ़ को लचीला व मजबूत बनाए रखने में सहायक है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपनी रीढ़ को स्वस्थ व सशक्त बनाने का प्रयास करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन को किस तरफ ले जाना है, इसमें क्या बदलाव करने हैं, ये सिखाता है अनुभव।
कई बार परामर्श कहाँ काम आ जाए ये हम खुद नहीं जानते, इसलिए सभी के परामर्श सुनने चाहिए और मन के खिड़की दरवाजे सदा खुले रखने चाहिए, क्योंकि परामर्श दूसरों का अनुभव है और दूसरों का अनुभव भी हमारे काम आ सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनुभव हमारे व्यक्तित्व को सशक्त बनाते हैं और उसी प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य और जीवन को। आइए सीख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो रीढ़ को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसे लचीला बनाने के लिए उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर का मुख्य आधार है, इसी पर हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है। ढांचे को तो ये बनाता ही है, साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम का भी बहुत मुख्य साधक है, वाहक है। तो इस इम्पोर्टेंट ऑर्गन को हम आजकल बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। स्क्रीन के सामने घंटों झुक कर काम करते हैं, अकड़न आ जाती है। वो नहीं है तो मोबाइल लेकर घंटों बैठे रहते हैं, तो गर्दन और पीठ में बहुत अकड़न आ जाती है। ऐसे में योग में एक बहुत सुंदर आसन है पर्वत आसन, जो हमारे स्पाइन की सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत मददगार है। इसे कैसे करते हैं? क्रॉस लेग में या पद्मासन में आराम से बैठ जाइए, स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों हाथ साइड में लीजिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को अच्छे से खींचकर मिला लेंगे, एक पर्वत की तरह आकार देना है। ये पर्वत आसन हमारे पूरे स्पाइन को खिंचाव दे रहा है। देखिए पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ है, तो कोई भी अकड़न जकड़न जो शरीर में आ गई थी वो रिलीज हो जाती है। धीरे से हम हाथों को बाहर लेकर वापस आएंगे। इसके वेरिएशंस भी हम जानते हैं। वेरिएशन किस तरह करेंगे? पहले पर्वत आसन में आ जाइए, यहीं पर श्वास छोड़िए और श्वास लेते हुए साइड में बैंड होना, अपर बॉडी सेम रखना, लोअर बैक से साइड में जाएंगे, फिर बीच में और फिर से साइड। शरीर का लचीलापन बढ़ता है और साइड में जो फैट आ गया ना, वो भी बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है। तीसरा वेरिएशन हम देखते हैं। फिर से पर्वत आसन में जब हम गए, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को पूरी तरह ट्विस्ट करेंगे। ये हमारी स्पाइन को एक बहुत अच्छा ट्विस्ट देता है। तो जब ट्विस्ट मिलता है तो जो नसों में कोई कसाव आ रहा था वो खुल जाता है। चौथा वेरिएशन है पर्वतासन में जब हम गए, थोड़ा सा पीछे बैंड करेंगे और ऊपर देखेंगे। देखिए चेस्ट कितना अच्छा ओपन हो गया, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जमीन के पैरेलल अपने हाथों को करेंगे और 6 से 8 सेकंड यहीं पर रुके रहेंगे। धीरे धीरे हम वापस पूर्व स्थिति में आएंगे और आसन को रिलीज कर देंगे। और भी इसके प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हम गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें फिजिकली। एक ही जगह लंबे समय तक बैठना गलत होगा।
इसलिए हर आधे घंटे में थोड़ा उठ के चल लें और फिर बैठें। चलना स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, वॉकिंग गुड एक्सरसाइज जो भी करनी है। स्पाइन के लिए पोस्चर को ठीक रखें, हमेशा सीधे रहे, सीधे चले, बैक सीधी रहे और जितना हो सके वजन उठाते वक्त ध्यान दें कि जिससे स्पाइन में इंजरी ना हो। आप जब वजन उठा रहे हैं तब आगे से जब लेते हैं वजन को तब घुटने को मोड़कर वजन उठाएं, घुटने को एकदम सीधा रखकर और वजन ना उठाएं। तो ये छोटी छोटी बातें उसका ध्यान दें। अब पेट की मसल कभी ऊंची नहीं होनी चाहिए, ऊंचा पेट स्पाइन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए पेट हमेशा अंदर हो, वजन ऐसा ना बढ़ जाए कि स्पाइन पर उसका वजन पड़े, और इसलिए ये सब बातों का भी साथ में ध्यान रखना। अनुभव हमारे ज्ञान को बढ़ा देता है और त्रुटियों की संभावना को कम करता है। संस्कृत की त्रुटियों को दूर करने के लिए, संस्कृत का अभ्यास करने के लिए और संस्कृत में शुद्ध उच्चारण, सही लेखन सीखने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायां शब्द विशेषमादाय। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के सही उच्चारण व उनके प्रयोगों को आप इन दिनों सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की पाठशाला में अवधान का विषय श्रीमद् भगवद गीता, यह शब्द ही है, जैसा कि मैंने उच्चारण किया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अनवधानतावश हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता कर जाते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। इन उच्चारणों में स्वर का लोप या अतिरिक्त स्वर का प्रयोग हम कर जाया करते हैं। ध्यान से पुनः सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता। पर श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भगवत पद में गकार से संयुक्त अ स्वर का हम लोप कर देते हैं और कह बैठते हैं भगवत, जबकि शुद्ध उच्चारण भगवद ही है। यह तो थी स्वर लोप से जुड़ी बात। इसी क्रम में हम अतिरिक्त स्वर को भी कई बार पदों में जोड़ लेते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता कह देना। यहाँ भगवत गीता के स्थान पर भागवत गीता का प्रयोग हम में से कई कर जाया करते हैं। पर बात जब ग्रंथ विशेष की हो, उसके नाम की प्रसिद्धि की हो, सर्व स्वीकृति की हो, तो भगवत गीता पद का प्रयोग ही सर्वथा शुद्ध और ग्राह्य होगा। एक बात और कि भागवत कहते ही शुद्ध व बुद्ध जन विशेष पुराण का अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ग्रहण करेंगे। तो यह जानकारी भी आपको पाठशाला के माध्यम से दे दें कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, जबकि श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों में अन्यतम है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है श्रीमता भगवता गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाई हुई। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर जीवन का यह अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में दिया गया था। यही ज्ञान रूपी अमूल्य निधि विश्व के बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन का विषय बना हुआ है। वैसे एक बात और भी आप जान लीजिए कि जैन दर्शन को अरहत या आरहत दर्शन भी कहते हैं। तो अरहत इस मूल शब्द से जिस प्रकार आरहत यह शब्द व्युत्पन्न होता है, या समाज से जैसे सामाज शब्द की निष्पत्ति होती है, वैसे ही भगवत से बनता है भागवत, या भगवत से बनता है भागवत, अर्थात भगवान का या भगवान से संबंधित या संबद्ध। और यह तो संभवतः आप समझ ही गए होंगे कि महापुराण की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विवरण जहां विस्तृत रूप से कहा या लिखा गया है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि आप न हो श्रीमद् भगवत गीता
और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंफ्यूज और करें सदैव उचित योग्य एवं शुद्ध पदों का यूज। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।